हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क, पावर और एनर्जी, है ना। ये वर्क, पावर, एनर्जी मेनली फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन सीटेट में इससे क्वेश्चन हर साल एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। इसमें 3 पार्ट है इस चैप्टर का, वर्क, पावर और एक लास्ट एनर्जी। तो पहले हम लोग वर्क को अच्छे से समझेंगे, छोटा सा पार्ट है। फिर पावर, ये इससे भी छोटा पार्ट है वर्क। उसके बाद एनर्जी, एक वास्ट टॉपिक है एनर्जी, है ना। उसको हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम ओरिएंटेड अच्छे से सारे टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्या, वर्क। देखिए वर्क है क्या, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, वर्क फिजिक्स के टर्म में बात करें तो उसका थोड़ा सा अलग मीनिंग होता है। जैसे कोई आदमी वो सोचे, बोलेगा कि सर मेरा काम है सोचना, मेरा काम है सोचना। काम, वर्क का क्या मतलब, काम, है ना। तो क्या सोचना काम हुआ? फिजिक्स के टर्म में नहीं, फिजिक्स के टर्म में ये काम नहीं है। अच्छा, किसी का काम होता है गाली देना, है ना। तो फिजिक्स के टर्म में क्या ये काम है? नहीं। तो फिजिक्स किसको काम मानती है ना, या फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम क्या है, वर्क क्या है, इस चीज को समझिए, है ना। हम लोग दिनचर्या में तो ढेर सारा काम समझते हैं, लेकिन फिजिक्स किस चीज को काम समझता है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम क्या है, वर्क क्या है, इस चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फिजिक्स बोल रहा है कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस, है ना, अगर उसमें कुछ फोर्स लगाइए, उसमें क्या लगाइए, फोर्स लगाइए। सिर्फ फोर्स ही नहीं, फोर्स लगाने के साथ उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। इससे पिछले चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे। खैर हटाइए, पिछले टॉपिक का बात है। यहाँ पे हम लोग वर्क समझते हैं ना। वर्क का मतलब क्या हो गया, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कोई भी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगा, फोर्स लगने पे उस पे क्या हो, उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क डन होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं 10, उसका मैग्नीट्यूड 10 है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, उसका कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो। तो क्या है, वहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं। दोनों ही चीज होना चाहिए, अगर कुछ फोर्स होना चाहिए और उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब जाके हमको मिलेगा क्या, वर्क डन। और भी कुछ कंडीशन होता है, एंगल वगैरह पे डिपेंड करता है। अच्छा, फोर्स का जो डायरेक्शन लेंगे हम लोग, तो फोर्स का डायरेक्शन लेंगे अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिधर डिस्प्लेसमेंट आएगा उधर ही हमें फोर्स का डायरेक्शन लेना है। सपोज कर लेते हैं ये इधर कोई पार्टिकल है जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, वो इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स ऐसी है, तो ये डायरेक्शन नहीं लेंगे हम लोग, तो इसका 2 कंपोनेंट करेंगे। तो वर्क डन बराबर हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा और उस फोर्स लगने की वजह से उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं, वर्क डन, सिंपल में। अच्छा, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है, फोर्स का जो डायरेक्शन लेना है वो अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है। अगर कोई और अगर किसी और एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो उसका हम लोग वो कंपोनेंट लेंगे जो कंपोनेंट आपका डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो, तभी जाके वर्क डन निकाला जाएगा। जैसे अब देखिए, किसी चीज को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, है ना। फिजिक्स के अनुसार वर्क इज डन व्हेन अ सब्सटेंस चेंज इट्स पोजीशन, व्हेन अ सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन या डिस्प्लेस विद द हेल्प ऑफ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाते हैं, उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा या जितना फोर्स लगा रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होगा, वर्क डन होगा। तो वर्क डन बराबर सिंपल में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और आपको डिस्प्लेसमेंट भी कैसा क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स बराबर एफ डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क डन, है ना। एफ डॉट डी,
अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डी मानते हैं तो डी मानिए, या एस भी मान सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, एफ डॉट एस, वही चीज है। तो यहाँ पे क्या है, एफ क्या है बताइए, जैसे वर्क डन बराबर हो गया आपको एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये एफ हो गया आपको फोर्स, क्या हो गया फोर्स, ये डी क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क डन, क्या होता है वर्क डन। अच्छा, वर्क डन का यूनिट क्या होता है ना, वर्क डन का आपको यूनिट की बात करें, यूनिट, है ना। अच्छा, यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर, या इसी को हम लोग कॉमन में बोलते हैं जूल। वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल। ओके, क्लियर है, चलिए। अच्छा, जब डॉट प्रोडक्ट को आप स्केलर फॉर्म में लाइएगा तो ये डॉट हटाने के बाद ये क्या होता है एफ डी कॉस थीटा, वहीं अगर आपको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट रहता तो होता है एफ डी साइन थीटा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट है तो ये क्या हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। अच्छा, ये थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, थीटा जो है ये वो एंगल है, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, आप बोल सकते हैं एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या है थीटा। तो आप फोर्स वर्क डन बराबर क्या याद रखेंगे, एफ डॉट डी, है ना, वेक्टर में बात करें या स्केलर में बात करें तो एफ डी कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वर्क डन भी एक कैसा क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है वेक्टर। तो वर्क डन जो है आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है वर्क डन, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, या जीरो होगा। ये कब होगा, जैसे कि वो चल रही है, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव, कैन बी जीरो। अच्छा, अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन एज्यूम कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं ये फोर्स का डायरेक्शन और ये आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री। कितना डिग्री हुआ, 0 डिग्री। तो अब आप बताइए वर्क डन बराबर क्या होता है आपको, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या, एफ डी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है आपको 1। कितना होता है 1। तो कितना हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू एफ डी, सिंपल। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव वर्क डन, वर्क डन कैसा है प्लस है, प्लस एफ डी, मतलब पॉजिटिव वर्क डन है। तो अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कोई टमटम वगैरह गाड़ी होता है, जैसे कोई एनिमल उसको पुल करता है, तो वो जब पुल करता है उसमें जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। वो इसलिए क्योंकि मान लेते हैं कोई घोड़ा गाड़ी जो है, घोड़ा जो किसी गाड़ी को कैरी कर रहा है उसी को बोलते हैं घोड़ा गाड़ी, है ना। तो घोड़ा जिस डायरेक्शन में जा रहा है और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। तो जिस एनिमल का डिस्प्लेसमेंट का और वो जो फोर्स लगा रहे हैं दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, और दोनों के जब एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर हो तो उनके बीच का एंगल क्या होता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का आप cos 0 डिग्री का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 1 ही होगा। तो एफ डी इंटू 1 मतलब एफ डी, ये पॉजिटिव वर्क डन है। अच्छा, निगेटिव वर्क डन कब होगा, है ना। मान लेते हैं फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। क्या हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। जब थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री, कितना हो जाए, जैसे इधर है फोर्स का डायरेक्शन और इधर है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अब इनके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो जब थीटा का वैल्यू कितना हो 180 डिग्री। अब यहाँ पे वर्क डन कितना होगा बताइए, वर्क डन बराबर एफ डी कॉस थीटा। तो एफ डी कॉस 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा -एफ डी,
कितना हो जाएगा बताइए, माइनस एफ डी। ओके, यहाँ पे वर्क डन कैसा आ रहा है, वर्क डन यहाँ पे आपको निगेटिव आ रहा है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा इसका, है ना, इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे कोई गाड़ी है ना, अचानक से उसमें ब्रेक लग जाए, उसमें क्या हो जाए, ब्रेक लग जाए, तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगता है। कैसा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो पीछे की तरफ लगता है, किसकी तरफ, पीछे की तरफ। फिर भी गाड़ी किधर जा रहा है, आगे की तरफ कुछ देर जा रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और एक फोर्स का जो डायरेक्शन हुआ, फ्रिक्शन क्या एक तरह का फोर्स ही है, तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हुआ, जस्ट अपोजिट। जब दो वेक्टर जस्ट अपोजिट हो तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस केस में आपको वर्क डन कैसा हो जाएगा, निगेटिव वर्क डन होगा। चलिए, अच्छा एक चीज बताइए, वर्क डन जीरो कब होगा, वर्क डन जीरो तब होगा जब आपको डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। जैसे कोई एक कुछ सामान कैरी करता है, जैसे हम लोग स्टेशन वगैरह में कूली वगैरह को देखते हैं ना, कूली सामान जब कैरी करता है, अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उस केस में क्या होता है बताइए, तो आपको वर्क डन जीरो होता है। ये कब होगा, मान लेते हैं फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है ना, ये है फोर्स का डायरेक्शन, ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सिंपल सा, जब थीटा का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री, तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ डी कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 0, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्क डन क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, या एनी वन इज पॉसिबल, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, एनी वन ऑफ दी पॉसिबल, मतलब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। वर्क डन आपको पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। दूसरा, नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, दोनों के बीच का एंगल कितना हो बताइए, 180 डिग्री। अच्छा, 0 कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पावर का, है ना, हम लोग बेसिक बात समझ चुके हैं किसका, वर्क का। अब हम लोग बात करते हैं किसका, पावर का। अच्छा, ये पावर है क्या, देखिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, कोई भी काम करने का जो रेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स के टर्म में, पावर, है ना। तो हेडिंग लगाइए क्या, पावर। इसमें लिखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power. Is called power. चलिए, अच्छा, रेट का मतलब क्या होता है, कि रेट होता है टाइम से रिलेटेड, है ना। किसी भी चीज का रेट निकालना हो तो उसको टाइम से, उसमें कितना टाइम लगा उससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, तो उसी क्या बोलते हैं हम लोग, पावर। तो पावर बराबर हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब W/T। ये हो गया क्या, पावर। अच्छा, आप एक चीज बताइए हमको, वर्क डन बराबर क्या बताया आपको, वर्क डन बराबर बताया, है ना, अभी जस्ट पहले बताया, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हम लोग इस जगह पे लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। ये भी क्या है, ये भी तो पावर ही हुआ। तो पावर बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। ठीक है। अच्छा, ये जो होता है D/T, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है आपको वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर बराबर हो गया आपको
एफ डॉट वी, एफ डॉट वी, ये भी होता है पावर का फॉर्मूला। या इसी को इसके बारे में लिखे पावर बराबर एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। क्या एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। तो यहां से इस तरह से आप पावर निकाल सकते हैं। अच्छा, पावर का यूनिट क्या होता है ना? इंपॉर्टेंट बात ये है, आपके सीटेट वगैरह में इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि पावर का यूनिट क्या होता है, या 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है ना? तो अच्छा एक चीज बताइए, पावर का जनरल यूनिट बात करें अगर हम, पावर वर्क क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का यूनिट क्या बताया आपको? जूल। वर्क का यूनिट क्या बताया? जूल, जूल पर सेकेंड। क्या होगा बताइए? जूल पर सेकेंड। या इसी को हम लोग कॉमन में बोलते हैं वाट। वाट ये वाला वाट, वो वाला वाट नहीं है ना, ये रहा। चलिए इसको कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। ये क्या है? इसका यूनिट है। किसका? पावर का। पावर होता क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इक्वल पावर। मतलब कोई भी काम किए उसको कितना समय लगा, तो इसी से हम लोग क्या निकालते हैं? पावर निकालते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1 हॉर्स पावर कितना? 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट? नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है ना सीटेट वगैरह। तो 1 हॉर्स पावर की पावर कितना वाट होता है? 746 वाट। कितना होता है बताइए? 746 वाट, 1 हॉर्स पावर। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। देखिए मेनली इस चैप्टर में हम लोग को इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। किसके बारे में? एनर्जी के बारे में, है ना? डिफरेंट तरह का जो एनर्जी होता है उसका क्या क्या रिलेशन होता है। तो ये वर्क पावर बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है, कम क्वेश्चन आता है, लेकिन एनर्जी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसलिए वर्क समझ गए, है ना? वर्क क्या होता है एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। वर्क जो होता है आपको क्या होता है? फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, तो कितना डिस्प्लेस किया और कितना फोर्स लगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इसी को क्या निकालते हैं हम लोग? वर्क डन। अच्छा, पावर क्या होता है? कोई भी काम को करने में कितना टाइम लगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर बोलते हैं ना। वर्क का यूनिट क्या होता है बताइए? वर्क का यूनिट होता है जूल या न्यूटन मीटर। पावर का यूनिट क्या होगा? जूल पर सेकेंड, क्योंकि टाइम से डिवाइड कर रहे हैं आप, जूल पर सेकेंड। या सिंपल में हम लोग उसको कॉमन लैंग्वेज में वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं पावर का यूनिट को? वाट। तो और हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वाट? 746 वाट। चलिए अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एनर्जी, डिफरेंट तरह का एनर्जी पढ़ेंगे, है ना? बहुत मुख्तलिफ तरह का एनर्जी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, या पावर इक्वल टू अगर हमको फोर्स और वेलोसिटी के लिए, भी क्या है? भी मतलब वेलोसिटी, और एफ तो पता ही है फोर्स। या इसी को जब फर्दर सॉल्व करते हैं, है ना, डॉट हटाते हैं, एफ बी कॉस थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट है, एफ बी कॉस थीटा, पावर इक्वल टू एफ डॉट बी, है ना, पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उस तरह से आपको रिप्लाई करना है। बाकी इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, एनर्जी के बारे में। इसको मैं मिटा देता हूँ, पॉज करके आप नोट कर लें, कम से कम ये 3 बात को नोट कर लें, है ना? हम लोग वर्क पढ़ चुके हैं, पावर पढ़ चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं किसका? एनर्जी का। किसका? एनर्जी। अच्छा, एनर्जी है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। देखिए आपको एनर्जी जो है ये आपको कैपेसिटी देता है या एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है किसी भी काम को करने के लिए। द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने के लिए जो क्षमता, जो एबिलिटी, योग्यता जो प्रोवाइड करवाता है, वो कौन करवाता है? आपको एनर्जी। या वो हमको कहां से मिलता है? एनर्जी से मिलता है। अच्छा देखिए, एनर्जी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, है ना?
सिंपल से एनर्जी का ये समझें, किसी भी काम करने के लिए जो कैपेसिटी हमको चाहिए, जो एबिलिटी चाहिए, वो हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ से गेन कर सकते हैं? एनर्जी से। तो एनर्जी जो होता है डिफरेंट फॉर्म में मौजूद होता है ना, एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म होता है। अच्छा, एक सेंटेंस आप लोग सुनेंगे बचपन से, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। एनर्जी को हम लोग बना नहीं सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसको खत्म भी नहीं कर सकते। हाँ, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये चीज हम कर सकते हैं ना। मतलब कि एनर्जी जो होता है डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होता है। जैसे कि आप एग्जांपल समझ लीजिए, एक बल्ब जल रहा है रूम, है ना। ये जो बल्ब जल रहा है, इसमें कौन सा एनर्जी जा रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वायर में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वही एनर्जी जब बल्ब में सप्लाई हुआ तो अब जो हमको लाइट मिल रहा है, वहां से हम लोग को कैसा एनर्जी मिल गया? हीट एनर्जी मिल गया, लाइट एनर्जी मिल गया। तो ये सब क्या है? एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म है। तो उनमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सब एनर्जी का क्या फॉर्म है, या टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, देखिए एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी होता है ना, ये मोशन वगैरह से रिलेटेड एनर्जी है। और हीट एनर्जी है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। हीट एनर्जी, यहां से क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में बहुत बार, है ना। तो ये चीज है। लाइट एनर्जी, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको, लाइट एनर्जी से। साउंड एनर्जी, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनको हम लोग को इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, बस एक ये भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं। एक नया चैप्टर ही आएगा ना, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। केमिकल एनर्जी, है ना। केमिकल एनर्जी किससे रिलेटेड होगा बताइए? केमिकल कंपाउंड वगैरह से, है ना। मेनली केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री से रिलेटेड, वहां हम लोग केमिकल एनर्जी की बात करेंगे। सोलर एनर्जी, है ना, सनलाइट वगैरह से जो सब एनर्जी मिलता है ना, उसको हम लोग किस एनर्जी को किस फॉर्म में, लाइट एनर्जी को, और हम लोग किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो वहां पे पढ़ेंगे हम लोग सोलर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, जैसे न्यूक्लियस के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी कुछ एनर्जी से बाउंडेड फॉर्म में होता है ना। तो वो कौन सा एनर्जी है? न्यूक्लियर एनर्जी। सबके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे अच्छे से। लेकिन इन सब एनर्जी में कुछ एनर्जी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सीटेट से हर साल लगभग, है ना, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, कभी कभी तो ज्यादा भी देखने को मिलेगा। कहां से क्वेश्चन आता है सीटेट में? हीट एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। हीट का हम लोग कन्वर्जन, जैसे कि सेल्सियस का फॉरेनहाइट में, फॉरेनहाइट का केल्विन में, इन सब का कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। लाइट एनर्जी से क्वेश्चन आता है। लाइट एनर्जी से कैसा क्वेश्चन आता है? जैसे हम लोग मिरर पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, मिरर वगैरह का ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे, इमेज कितने डिस्टेंस पे होगा, या प्लेन मिरर का क्या कैरेक्टर होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का क्या कैरेक्टर होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, लाइट एनर्जी में। और साउंड एनर्जी में, साउंड एनर्जी मेनली थोड़ा सा हम लोग को देखना, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, है ना। और कुछ टर्म होता है जो कि जो साउंड एनर्जी क्या वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। वेव में कुछ टर्म होता है जिसको हम लोग को समझना है। बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बाकी ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। हम लोग समझेंगे सबको, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। उसका क्वेश्चन भी लास्ट में, हाँ, चैप्टर जैसे ही खत्म होगा मैं कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करूंगा यहीं पे, तो निश्चिंत रहिए। चलिए अब हम लोग को देखना है मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहला कौन सा एनर्जी लिखे हैं बताइए? मैकेनिकल एनर्जी, इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज, मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, ये आपको मोशन या पोजीशन से रिलेटेड एनर्जी है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। कोई पार्टिकल किसी स्थिर पोजीशन पे है तो वहां पे हम लोग किसकी बात करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी का। जैसे देख लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी इज रिलेटेड टू मोशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये एनर्जी जो है मोशन और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग ये जान चुके हैं मैकेनिकल एनर्जी जो है मोशन से रिलेटेड है, और किसी भी पार्टिकल रेस्ट में है उसका किसी पोजीशन से रिलेटेड एनर्जी है। कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। तो ये दो तरह का है, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसमें जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उससे रिलेटेड कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी।
या कोई पार्टिकल जब रेस्ट में किसी पोजीशन पे है तो वहां पे जो एनर्जी होगा वो होगा आपको पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, दिस एनर्जी इज रिलेटेड टू मोशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया क्या? मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? दिस एनर्जी इज रिलेटेड टू मोशन, रिलेटेड टू मोशन, जब कोई भी पार्टिकल किस में हो? मोशन में हो। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी है ना, रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब सोचिए जब कोई पार्टिकल मोशन में रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो वही चीज है काइनेटिक एनर्जी, बड़ा आपको याद रखना, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये एम क्या है? एम हुआ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो जो पार्टिकल है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो मोशन में, उसका कुछ ना कुछ मास होगा और उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। ये v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। और यह इसी को बोलते हैं क्या? पी स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, या काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बाई 2m। ये पी क्या है? मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा ये आया कैसे, है ना, ये दोनों बराबर कैसे, इसको समझिए। जैसे देखिए मोमेंटम, मोमेंटम बराबर होता है एम वी। मोमेंटम बराबर क्या होता है बताइए? एम वी। तो आप काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपको हाफ एम वी स्क्वायर, ये चीज बता है। अच्छा ऊपर नीचे दोनों m से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना आएगा बताइए? हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m, ये तो होगा। अच्छा ये p स्क्वायर बराबर होता है एम वी, तो p बराबर होता है एम वी, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये चीज है। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर, पी स्क्वायर। तो यहां से क्या जाएगा बताइए? पी स्क्वायर बाई 2m। क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर बाई 2m। यही चीज लिखा होगा। आप तो डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन कभी आ जाएगा तो मोमेंटम दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट का मास दिया रहेगा, सिंपल पूछेगा काइनेटिक एनर्जी बताइए उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा। या हो सकता है आपको मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, मोमेंटम पूछ ले, तो मोमेंटम बराबर आपको ये ध्यान रखें, मोमेंटम बराबर क्या होता है? एम वी। क्या होता है? एम वी। एम क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए सीटेट में बहुत ज्यादा डेरिवेशन वगैरह या बहुत डेप्थ में साइंस से क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन, बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी है तो सीटेट का साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत डेप्थ में नहीं जाता है, बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन पूछता है सीटेट में ना। लास्ट में मैं बताऊंगा भी है ना कि इन सब टॉपिक से कम क्वेश्चन आता है। जब मैं हीट एनर्जी पढ़ूंगा, लाइट एनर्जी पढ़ूंगा, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बीच में कराते रहूंगा। या ये सब खत्म हो जाने के बाद हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, जिसका आने का संभावना बहुत ज्यादा है, इन सबको हम लोग लास्ट में अच्छे से देख लेंगे सॉल्यूशन के साथ। चलिए दूसरा है ना, मैकेनिकल एनर्जी पहला पढ़ ले हम लोग क्या? काइनेटिक एनर्जी, सिंपल में के ई, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी को पीई भी लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, या यू भी लिखते हैं। यू बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये आपको, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन से रिलेटेड एनर्जी होती है। कोई पार्टिकल किसी पोजीशन पे है, कितना उसमें कितना पोटेंशियल होगा, उसमें वही जो होता है एनर्जी के फॉर्म में होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना। जब वही ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें जो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी। जब वही ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है किसी पोजीशन पे, तो वहां पे जो एनर्जी रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं आपको पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम जी एच। एम क्या? वही मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होगा रेस्ट में होगा, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। जी क्या है? ठीक है, जी जो होता है ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू जो होता है जी का, ये एक तरह का कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेट
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 या 10। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा, आप 10 मान के सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अच्छा ये एच क्या है? एच जो है हाइट, है ना, हाइट एट विच बॉडी इज सिचुएटेड, है ना, फ्रॉम अर्थ, है ना, अर्थ सरफेस या सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ से बॉडी जो है वो किस हाइट पे रखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, एच, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्ड क्या हो गया, mgh। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट एनर्जी की बात करते हैं। कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी। इसमें हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। आप बस इसमें मैकेनिकल एनर्जी में ये ध्यान रखें, दो तरह का एनर्जी होता है मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वर्ड क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, या पी स्क्वायर बाई 2m, अगर मोमेंटम के टर्म में बताए तो पी स्क्वायर बाई 2m। वही पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। जी का वैल्यू कितना लेना है, 9.8 ले लीजिए या 10 ले लीजिए। हाइट हमको दिया रहेगा, मास हमको दिया रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, ऐसे बता देंगे। अच्छा, ये भी होता है काइनेटिक एनर्जी और आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जब जोड़ दें तो कौन सा एनर्जी मिलेगा हमको, टोटल एनर्जी। कैसा एनर्जी, टोटल एनर्जी। क्योंकि आपको एक चीज पता है, एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ, उसका फॉर्म चेंज होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, लेकिन टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा। तो ये चीज है, जब कोई भी पार्टिकल मोशन में आ गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ते गया, मोशन बढ़ते गया, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाता है ना। और आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है ना। या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए, उसे बोलते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हीट एनर्जी।